नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम कक्षा 11 अंतराल के पाठ आवारा मसीहा, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, इसके पर आधारित 30 से अधिक प्रश्न उत्तर जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पढ़ने और समझने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा नाम का एक उपन्यास लिखा जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। बच्चों, आपने देवदास पिक्चर का नाम सुना होगा और बहुत से बच्चों ने ये पिक्चर देखी भी होगी। ये पिक्चर प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र के द्वारा लिखी गई है। तो उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास देवदास पर ही ये पिक्चर आधारित है और उन्हीं शरत चंद्र के जीवन के बारे में विष्णु प्रभाकर ने पुस्तक लिखी है, जिसमें से दिशाहारा शीर्षक जो है बीच में से, वहाँ से आपकी पुस्तक में ये पाठ दिया गया है। शरत चंद्र के बचपन की कहानी है इसमें, किस तरह से उनका बचपन गुजरा, अपने नाना के घर रहे, किस तरह से प्रकृति से उन्हें प्रेम था, साहित्य के प्रति रुचि किस तरह उत्पन्न हुई और किस तरह वो एक साहित्यकार बने, ये सब इस पाठ में विस्तार पूर्वक बताया गया है। आज के वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर जो आपके सेकेंड टर्म के सिलेबस में हैं और आपके फाइनल एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे, उन्हें समझाने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए और 30 से अधिक प्रश्न जो इस पूरे पाठ को कवर करते हैं और जिन्हें मैं इस वीडियो में आपको समझाने जा रही हूँ, उन्हें अच्छे से समझ लीजिए, जिससे कि यह पूरा पाठ आपका एग्ज़ाम के लिए 100% रेडी हो जाए। तो पहला प्रश्न है, शरत का मन भारी क्यों था? शरत को भागलपुर में नाना के घर रहते हुए 3 साल हो गए थे। जब उसके वहाँ से जाने का समय आ गया था, वह अपने मामा सुरेंद्र को लेकर बाग में पहुँचा था। पेड़ों के आसपास घूमते मानो उनसे मन ही मन विदा ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यहाँ वापस आना हो या ना हो। वह अपनी उदासी छिपाने के लिए लगातार बातें कर रहा था। उसे भागलपुर से बहुत लगाव था। यही सोचकर कि अब वह यहाँ से चला जाएगा, उसका मन भारी हो गया था। तो भागलपुर में शरत के नाना का घर था और बचपन में वो 3 साल अपने नाना के घर रहा। प्रकृति से उसे बहुत प्रेम था। गांव में बहुत सारे पेड़ पौधे थे जिनके आसपास वो घूमता रहता था। उनसे उसे बहुत लगाव था और भागलपुर से भी उसे बहुत लगाव था। जब वो वहाँ से जाने लगा तो उस जगह को छोड़ते हुए शरत का मन भारी हो गया। शरत को अपनी माँ और पिता के साथ 3 वर्ष पूर्व भागलपुर क्यों आना पड़ा? शरत के पिता मोतीलाल कल्पनाशील व्यक्ति थे। उन्हें एक स्थान पर टिककर रहना पसंद नहीं था। परिवार के पालन के लिए कई जगह नौकरी की, परंतु उनके शिल्पी मन का दास्ता के बंधन के समय कोई सामंजस्य न हो पाता था। उनका हर काम अधूरा रह जाता। कुछ दिन नौकरी में मन लगता, फिर एक दिन अचानक बड़े साहब से झगड़ा कर बैठते और नौकरी छोड़ देते थे। कुछ दिन बाद उनका मन पढ़ने लिखने में व्यस्त हो जाता। उन्हें कहानी, उपन्यास, नाटक सभी कुछ लिखने का शौक था। वे बड़े उत्साह से रचना लिखनी आरंभ करते। उनकी रचनाओं का आरंभ महत्वपूर्ण होता था, परंतु अंत महत्वहीन होता था। उन्होंने अंत की अनिवार्यता को कभी महत्व नहीं दिया था। उनके इसी व्यवहार से उनकी पत्नी भुवन मोहिनी क्षुब्ध रहती थी। जब परिवार का भरण पोषण असंभव हो गया तो वह अपने पिता केदारनाथ के पास भागलपुर रहने चली गई। तो इस तरह से आपको पता चला कि शरत के पिता का नाम मोतीलाल था। वो एक जगह रुककर काम करना पसंद नहीं करवाते थे। परिवार की जिम्मेदारी थी और शरत की माता भुवन मोहिनी जो थी, इससे बड़ी क्रोधित रहती थी, गुस्से में रहती थी और एक दिन वो गुस्से में आकर भागलपुर अपने पिता केदारनाथ के पास अपने परिवार को लेकर चली गई। देवी मामा को किसके अपराध की सज़ा मिली थी? वह अपराध क्या था? अब शरत का भागलपुर में जो ननिहाल था वो एक संयुक्त परिवार था, बहुत बड़ा परिवार था। कई मौसियाँ, कई मामा और जो शरत के नाना थे वो कई भाई थे और सब एक साथ रहते थे। इसलिए शरत के ननिहाल का परिवार जो था भागलपुर में वो बहुत बड़ा था। एक दिन मामा देवी और नाना केदारनाथ सोए हुए थे। वहीं पास में बच्चे बैठे थे। उसी समय एक चमगादड़ का बच्चा कमरे में घुसकर बच्चों के सिर मंडराने लगा। बच्चे पढ़ाई छोड़कर चमगादड़ से बचने लगे। शरत और मणि के हाथों में चमगादड़ को मारने की खुजली होने लगी। दोनों लाठियां लेकर चमगादड़ को मारने के लिए दौड़ने लगे। चमगादड़ का बच्चा खिड़की में से निकल गया।
बच्चों की लाठी पर में जा लगी। दिए का तेल चादर पर गिर गया और दिया बुझ गया। मणि और शरद यह देखकर कमरे से भाग गए। नाना केदारनाथ ने कमरे में अंधेरा देखकर पूछा कि यह किसका काम है। नौकर को वहां मणि और शरद नहीं दिखाई दिए। उसने वहीं सो रहे देवी का नाम लगा दिया। नाना केदारनाथ ने देवी मामा को कान पकड़कर खड़ा कर दिया और उसे अस्तबल में बंद करने की सजा मिली। देवी मामा को शरद और मणि के अपराध की सजा मिली। तो भागलपुर में जो शरद का ननिहाल था, वहाँ पर जो शरद के कुछ मामा और मौसी थे वो उसी की उम्र के थे। वह उन्हीं के साथ खेलता था। तो मणि और शरद जो दोनों चमगादड़ भगा रहे थे, उनके चमगादड़ भगाते हुए लाठी जो थी वो दीपक को लग गई। दीपक बुझ गया और वो दोनों तो वहाँ से भाग गए। उनका मामा देवी जो वहाँ सो रहा था, नाना ने सोचा कि देवी ने यह दीपक बुझाया है, इसलिए उन्होंने देवी को मणि और शरद के किए हुए अपराध की सजा दे दी। बालक शरद के उपवन में कौन कौन से फूल लगे थे? बालक शरद ने नाना के घर पशु पक्षी पालना, उपवन लगाना, पतंग उड़ाना जैसे बाल सुलभ कार्य करने मना थे। बालक शरद ने अपने नाना और मामा से छिपकर अपना उपवन लगा रखा था। मैंने आपको बताया कि शरद को प्रकृति से बहुत प्रेम था। उसके नाना के घर में ये सब काम करने अलाउ नहीं थे, मना थे, इसलिए उसने छुपकर अपना एक बगीचा लगा रखा था। उस उपवन में अनेक प्रकार के फूल, गाछ और लता गुल्म थे। ऋतु के अनुसार उपवन में जूही, बेला, चंद्र मल्लिका और गेंदा के फूल के पौधे लगा रखे थे। जब उन पौधों से फूल खिलते थे तो वह और उसके दल के बच्चे उन्हें देखकर प्रसन्न होते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक शरद ने शारीरिक कसरत के लिए अखाड़ा कहाँ बना रखा था? उस अखाड़े को किस प्रकार तैयार किया गया? अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते समय उसे अपने शरीर का बड़ा ध्यान रहता था। शरद ने अभिभावकों से छिपकर नाना के घर के उत्तर में गंगा के पास एक खाली पड़े मकान के आंगन को अखाड़े के लिए तैयार किया। गोला फेंकने के लिए गंगा के गर्भ से बड़े बड़े गोल पत्थर आ गए थे। बच्चों के पास पैसों का अभाव था, इसलिए पैरेलल बार की व्यवस्था नहीं हो सकी। शरद ने इस पर सोच विचार करके कहा कि पैरेलल बार के स्थान पर बांस की बार तैयार की जाएगी। उसी संध्या बच्चों ने बांस काटा और पैरेलल बार तैयार की। सब बच्चे वहां पर बिना शोर मचाए कुश्ती लड़ते, गोला फेंकते और पैरेलल बार पर झूलते थे। तो आपको पता ही है, गांव का माहौल बड़ा खुला होता है। खुली खुली वहाँ जगह होती हैं और शहरों की तरह से वहाँ पर जगह की कमी नहीं होती। तो इसी तरह शरद के मामा नाना के जो भागलपुर गांव था, वहाँ भी बहुत खुली जगह थी और वहाँ नदी के पास ही शरद ने अपने साथी बच्चों के साथ मिलकर अपने लिए एक अखाड़ा भी तैयार किया हुआ था, जहाँ पर वे लोग कसरत किया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मणि और शरद द्वारा गंगा स्नान करने पर पकड़े जाने पर उनके साथ घर पर कैसा व्यवहार हुआ? तो बच्चों को वहाँ मनाही थी गंगा में जाने की, क्योंकि बड़े लोगों को ये लगता था कि बच्चे गंगा में नहाते हुए कहीं डूब ना जाएं। शरद का विश्वास था कि तैरने से शरीर बनता है। गंगा घर के पास थी। कई बार गंगा का जल कम हो जाने पर उसमें छोटे छोटे ताल बन जाते थे, जिसमें लाल लाल जल भर जाता था। शरद उस लाल जल में नहाना चाहता था, परंतु नाना के यहाँ गंगा स्नान के लिए जाना मना था। एक बार शरद मणि मामा के साथ गंगा में स्नान के लिए कूद पड़ा। उस दिन अघोरनाथ नाना जल्दी घर आ गए थे। मणि को घर ना पाकर उसके बारे में पूछा तो पता चला वह और शरद गंगा स्नान के लिए गए हैं। अघोरनाथ क्रोध से भर गए। दोनों बालक खुशी खुशी स्नान करके घर लौटे ही थे कि अघोरनाथ नाना मणि पर सिंह के समान गर्जन करते हुए टूट पड़े। उस दिन मणि की जो दुर्गत हुई, उससे उसको ठीक होने में 5-7 दिन लग गए। शरद को उस समय छोटी नानी ने छिपा दिया था, जिससे वह बच गया था। नेक्स्ट है, शरद ने सांप वशीकरण मंत्र की परीक्षा कैसे ली? क्या वह उसमें सफल रहा? शरद ने अपने पिता की अलमारी में से संसार कोश नाम की पुस्तक मिली थी। उस पुस्तक में उसे गुरुजनों के दंड से मुक्ति पाने के मंत्र के साथ सांप को वश में करने का मंत्र भी मिला। शरद उस मंत्र की प्रतीक्षा करने को आतुर हो उठा। कोश में लिखा था कि 1 हाथ लंबी बेल की जड़ किसी भी विषाक्त सांप के फण के पास रख देने पर पल भर में वह सांप सिर नीचा कर निर्जीव हो जाएगा। शरद ने बेल की जड़ ढूंढ ली, परंतु उसे सांप कहीं नहीं मिला।
शायद सांपों को इस मंत्र का पता लग गया था। एक दिन अमरूद के पेड़ के नीचे एक गोखरू सांप का बच्चा मिला। शरद अपने दल सहित वहां जा पहुंचा और उसे बिल के बाहर निकालने के लिए छेड़ने लगा। सांप ने बालकों के अत्याचारों से दुखी होकर अपना फन उठा लिया। फण के उठाते ही शरद ने बेल की जड़ उसके आगे कर दी। सबका विश्वास था कि अभी सांप वश में हो जाएगा और सिर झुकाकर सबसे क्षमा प्रार्थना करेगा। शरद का सांप वशीकरण का यह उपाय विफल हो गया। सांप जड़ को ही डसने लगा। बच्चे यह देखकर डर गए। मणि ने लाठी से उस सांप को मार दिया। तो यहाँ पर शरद के बचपन की एक घटना कि किस तरह से उसने सांप को मारा वो बताई गई है। नेक्स्ट है, शरद की सुरेंद्र मामा से क्यों पटती थी। सुरेंद्र शरद से उम्र में छोटा था, परंतु रिश्ते में उसका मामा लगता था। वह सुरेंद्र मामा से कोई भी बात नहीं छुपाता था। इसके पीछे शायद कारण था कि शरद की माँ ने सुरेंद्र को अपना दूध पिलाया था। सुरेंद्र अभी छोटा ही था कि उसकी माँ के फिर से संतान होने की संभावना दिखाई दी। उधर शरद का छोटा भाई शैशव में ही चल बसा था। तब उसकी माँ ने सुरेंद्र को अपना दूध पिलाकर पाला था, इसलिए शरद की सुरेंद्र मामा से बहुत पटती थी। प्रश्न 9 है, शरद के आसपास के वातावरण को अध्ययन करने की सहज प्रतिभा थी। हमें इसका पता कैसे चलता है। तो जब हम शरद के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें प्रतिभा बहुत ज़्यादा थी। वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत होशियार थे। तो शरद ने अपने स्कूल के छोटे से पुस्तकालय से उस समय के प्रसिद्ध लेखकों की सभी किताबें लेकर पढ़ ली थी। वह केवल किताबें पढ़ता ही नहीं था, बल्कि उसको समझने और हर वस्तु को पास से जानने का प्रयास करता था। उसमें अपने आसपास के वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करने की सहज प्रतिभा थी। इसका पता एक घटना से चलता है। एक बार वह अपने अवकाश प्राप्त अध्यापक अघोरनाथ अधिकारी के साथ घाट पर जा रहा था। रास्ते में घर से धीरे धीरे करुणा स्वर में एक स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अधिकारी महोदय ने पूछा कि कौन रो रहा है। उस प्रश्न का उत्तर शरद ने इस प्रकार दिया कि रोने वाली स्त्री का आदमी अंधा है। कल रात वह मर गया, इसलिए वह दुखी है। दुखी लोग बड़े आदमियों की तरह दिखने के लिए जोर जोर से नहीं रोते। उनका रोना प्राणों को चीर देता है। मास्टर जी, इस स्त्री का रोना सचमुच का रोना है। इस उत्तर को सुनकर कह सकते हैं कि शरद के में आसपास के वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करने की प्रतिभा सहज थी। अगला प्रश्न है, गांगुली परिवार में ऐसा कौन व्यक्ति था जिस पर नवयुग की हवा का प्रभाव था। उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो बच्चों, इन प्रश्नों को जो मैं आपको समझा रही हूँ, इन सभी प्रश्नों से आपको कहानी की भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। पाठ के बारे में आप पूरी तरह से जान जाएंगे। पाठ के सभी पात्र और सभी घटनाओं की जानकारी भी आपको इन प्रश्नों के माध्यम से मिल जाएगी। तो गांगुली परिवार की कठोरता और कट्टरता के मध्य एक व्यक्ति ऐसा था जिस पर नवयुग की हवा का प्रभाव हुआ था। वे केदारनाथ के चौथे भाई अमरनाथ थे। वे शौकीन तबीयत के थे, कबूतर पालते थे। उस युग में कंघा, शीशा और ब्रश इत्यादि रखते थे। सिर पर अंग्रेजी फैशन के बाल रखते थे। दफ्तर से लौटकर बच्चों को पेपरमेंट की गोलियां देते थे। उनको पढ़ने में भी बहुत रुचि थी। उनके द्वारा ही गांगुली परिवार में बंकिम चंद्र के बंग दर्शन का प्रवेश हुआ था। वह इस अखबार को चोरी चोरी लाते थे। उनसे बंग दर्शन भुवन मोहिनी के द्वारा मोतीलाल के पास पहुंचता था। दुर्भाग्य से अमरनाथ बहुत दिन जी नहीं सके। बच्चों को उनसे बहुत प्यार था। उनके जाने का सबसे अधिक दुख बच्चों को हुआ था। तो इस तरह से 4 मामा थे वहाँ पर शरद चंद्र के, जिनमें सबसे छोटे मामा जो थे उनका नाम अमरनाथ था। उस समय भारत में अंग्रेज़ों का राज था, तो उन पर अंग्रेज़ों के का बहुत ही प्रभाव था। पाश्चात्य संस्कृति का उन पर बहुत असर था। प्रश्न 11 है, पाठ के आधार पर कुसुम कामिनी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब कहानी का एक पात्र है कुसुम कामिनी। वो कौन थी। तो कुसुम कामिनी सबसे छोटे नाना अघोरनाथ की पत्नी थी। उसने छात्रवृत्ति की परीक्षा पास करने पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के हाथों पुरस्कार प्राप्त किया था। वह बंकिम चंद्र के गांव कांठाल पाड़ा की रहने वाली थी, परंतु गांगुली परिवार में बंकिम चंद्र की जरा सी भी प्रतिष्ठा नहीं थी। कुसुम कामिनी की साहित्य में रुचि थी। अमरनाथ के द्वारा लाया गया बंग दर्शन कमरे में मंगवाकर छिपकर पढ़ती थी। अमरनाथ के मरने के बाद बच्चों को उन्होंने और मोतीलाल ने मिलकर संभाला था।
कुसुम कामिनी रसोई और गृहस्थी के अन्य कार्य समाप्त करने के बाद अन्य स्त्रियों की तरह पर निंदा में रस नहीं लेती थी। जिस दिन उनके रसोई में काम करने की बारी होती थी उस दिन उनकी बैठक या छत पर छोटी मोटी गोष्ठी होती थी। उसमें वे बंग दर्शन के अतिरिक्त मृणालिनी, वीरांगना, बृजांगना, मेघनाथवध और नील दर्पण पढ़कर सुनाती थी। उनका स्वर और पढ़ने की शैली मर्म स्पष्ट थी, जिसे सुनकर सभी बेजुबान हो जाते थे। शरद ने साहित्य का पहला पाठ उनकी गोष्ठियों में ही पढ़ा था। कुसुम कामिनी का पराजय कथा शिल्पी शरद चंद्र के निर्माण में जो योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता। तो इस तरह से कुसुम कामिनी जो थी वो शरद चंद्र की मामी थी। वो पढ़ी लिखी थी, साहित्य में बहुत रुचि रखती थी और उनका शरद चंद्र के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। शरद जीवन भर अपना पहला गुरु किसे मानते रहे और क्यों? बालक शरद लेखक को असाधारण व्यक्ति मानता था। वह लेखक को आम आदमी से ऊपर मानता था। उस पर उनके लेखक बनने की नहीं सोची थी। बहुत दिन बाद उसने बंग दर्शन में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की युगांतरी रचना आँख की किरकिरी पढ़ी। उस रचना को पढ़कर उस किशोर शरद को गहरे आनंद की अनुभूति हुई। उस आनंद को वह जीवन भर नहीं भूल सका था। जब तक वह भूतों प्रेतों की कहानियों से आतंकित रहता था, परंतु इस रचना के नए जीवन दर्शन ने उसे प्रकाश और सौंदर्य के एक नए जादू भरे संसार में पहुंचा दिया था। शरद ने उसी दिन रविंद्रनाथ ठाकुर को अपना गुरु मान लिया था और उन्हें जीवन भर वो अपना गुरु मानते रहे। शरद का अपने नाना के परिवार भागलपुर में रहना असंभव क्यों हो गया था? अभी तक आपको पता है वो बचपन में पिता के ठीक से कोई काम ना करने के कारण उनकी माँ उन सबको लेकर अपने पिता केदारनाथ के घर भागलपुर आ गई थी। लेकिन फिर उनका अपने नाना के घर भागलपुर रहना असंभव क्यों हो गया? तो शरद के पिता मोतीलाल न केवल स्वप्नदर्शी थे बल्कि उनमें कई और दोष भी थे। वे हुक्का पीते थे। वे बच्चों को शरारतों के लिए सदा परोक्ष रूप से सहायता करते थे। जब किसी बच्चे को गोदाम में बंद करने की सज़ा मिलती तो वे चुपचाप उन्हें खाना दे आया करते थे। जब बच्चे गोदाम से छूटते तो फूलों की माला तैयार करके वह बच्चों को प्रसन्न कर देते थे। उनके बनाए कागज़ के खिलौने बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे। वे बच्चों के लिए गंगा स्नान का प्रबंध कर देते थे। बच्चों के लिए वे मरुस्थल में शाद्वल के समान थे। इसी कारण कठोर अनुशासन वाले परिवार में ऐसा व्यवहार करने से उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। उन दिनों गांगुली परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। इसलिए शरद का अपने नाना के घर भागलपुर में रहना संभव नहीं हो पाया। फिर उन्हें वो जगह छोड़ के जानी पड़ी। क्यों? क्योंकि उनके पिता वहाँ पर एडजस्ट सही से नहीं हो पा रहे थे। नाना के परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी कि वो शरद और उनके पूरे परिवार का पालन पोषण कर सके, उन्हें खिला पिला सके। इसलिए उन्हें अपने नाना का घर भागलपुर छोड़कर जाना पड़ा। राजू का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो राजू जो पात्र है कहानी में वो गांगुली परिवार के पड़ोस में रहने वाले मजूमदार परिवार का लड़का था। राजू का रंग श्याम, स्वस्थ चेहरा, अजान बाहु, मुख पर चेचक के सामान्य निशान थे। उसके शरीर में जितनी शक्ति थी उतना ही मन में साहस था। राजू के पिता रामरतन मजूमदार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर थे। राजू के पिता का गांगुली परिवार के घर के आसपास की ज़मीन को लेकर मनमुटाव था। राजू का परिवार नए युग का समर्थक था, इसलिए उनके परिवार को बंगाली समाज में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। राजू भी शरद की तरह पतंगबाजी के द्वंद्व युगल में पारंगत था। एक दिन राजू शरद से पतंगबाजी के द्वंद्व युद्ध में हार गया। उसी दिन उसने अपना सरंजाम गंगा में अर्पित कर दिया। पतंगबाजी की प्रतियोगिता और संघर्ष ने राजू और शरद को एक दूसरे के नज़दीक कर दिया। राजू असाधारण प्रवृत्ति का बालक था। उसमें अमिट साहस था, अपूर्व प्रत्युन्नति थी तथा उसे सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती थी। वह शरद की स्थिर, धीर और शांत बुद्धि से प्रभावित था। राजू के आज़ाद विचारों ने शरद के सर्वांगीण विकास में योगदान दिया। वह उसके सभी दुस्साहसिक कार्यों का मंत्रदाता बन गया। राजू को संगीत और अभिनय का भी शौक था। राजू का व्यक्तित्व शरद के लिए अद्भुत और प्रेरणादायक था। तो राजू जो था वो शरद चंद्र का पड़ोसी था, एक साहसी व्यक्ति था और शरद और राजू में गहरी दोस्ती थी। नेक्स्ट है मोतीलाल के पिता बैकुंठनाथ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो बैकुंठनाथ 24 परगना जिले के कांचलपाड़ा के पास मामूदपुर के रहने वाले थे।
उनका संबंध सम्राट राणी ब्राह्मण परिवार से था। वे निर्भीक और स्वाधीन चेता व्यक्ति थे। उनके समय में जमींदारों का बहुत अत्याचार था, लेकिन वे कभी जमींदारों से दबकर नहीं रहे। उन्होंने सदा प्रजा का ही पक्ष लिया। एक बार जमींदार ने उन्हें एक मुकदमे में झूठी गवाही देने को कहा। उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था। बैकुंठ नाथ का एक बेटा था, उसका नाम मोतीलाल था। एक दिन जमींदार ने उनके साहस और ईमानदारी की सज़ा मृत्यु के रूप में दी। बैकुंठ नाथ आदर्शों पर चलने वाले एक साहसी व्यक्ति थे। तो फिर बैकुंठ नाथ की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी मोतीलाल को लेकर कहाँ गई? मोतीलाल बच्चों कौन थे? शरद के पिता थे। और बैकुंठ नाथ जो थे वो शरद के दादा थे। तो बैकुंठ नाथ की पत्नी को उनके मारे जाने का समाचार मिला तो वह अपनी सुध-बुध खो बैठी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। जमींदार के डर से वह अपना दुख रोकर प्रकट नहीं कर सकती थी। यदि वह रोती तो उसे अपने पुत्र से भी हाथ धोना पड़ता। उसने गांव के बड़े लोगों के परामर्श से जल्दी जल्दी पति का दाह संस्कार किया और रातों रात महमूदपुर छोड़ दिया। वह मोतीलाल को लेकर देवानंदपुर अपने भाई के पास चली गई। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले समय में कन्या की शादी के समय वर के परिवार का क्या देखा जाता था? तो पहले समय में कन्या की शादी के समय परिवार की संपन्नता की आवश्यकता नहीं होती थी। उस समय वंश की मर्यादा और कुलीनता देखी जाती थी। केदारनाथ ने मोतीलाल को सदवंश की कुलीन संतान जानकर अपनी दूसरी पुत्री भुवन मोहिनी की शादी उसके साथ करा दी। केदारनाथ संपन्न और बंगाली समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो बच्चों, उस समय विवाह के समय बहुत पैसा नहीं देखा जाता था। परिवार का ये देखा जाता था कि वो कितना कुलीन परिवार है, उनका वंश कितना अच्छा है। और यही देखकर शरद के नाना ने भी शरद की माँ का विवाह जो है वो मोतीलाल से कर दिया था। अब भुवन मोहिनी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। भुवन मोहिनी कौन है? भुवन मोहिनी शरद चंद्र की माता का नाम था। तो भुवन मोहिनी भागलपुर के केदारनाथ गांगुली की दूसरी पुत्री थी। उसकी शादी देवानंदपुर के मोतीलाल चट्टोपाध्याय से हुई थी। वे कथा शिल्पी शरद चंद्र की माँ थी। उनका स्वभाव बहुत शांत था, चरित्र निर्मल था, उदार वृत्ति की महिला थी। देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं थी, परंतु वैदुर्यमणि की तरह अंतर के रूप में रूपसी थी। वे हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहती थी। भागलपुर में रहते हुए सबके छोटे बच्चे वे अपनी छाती से लगा कर रखती थी। किसको कब क्या चाहिए इसका पता भुवन मोहिनी को ही रहता था। उनके सहज पतिव्रत्य और प्रेम की छाया में स्वप्नदर्शी प्रति की गृहस्थी चलने लगी थी। उन्होंने कभी भी अपने पति से गहनों या महंगे कपड़ों की मांग नहीं की। भुवन मोहिनी घर की शोभा बनाए रखने के लिए अत्यंत अभाव में भी शांत होकर गुजारा करती थी। क्यों? क्योंकि पति जो था मोतीलाल वो तो कुछ काम ही नहीं करता था, संतानें भी थीं, तो वो बड़ी ही शांत चित्त की महिला थी। उसने कभी अच्छे कपड़ों की, महंगे गहनों की, कोई भी इस तरह की डिमांड या इच्छा नहीं रखी। बहुत शांतिपूर्वक भुवन मोहिनी अपना जीवन व्यतीत करती थी। अब देवानंदपुर गांव की क्या विशेषता थी? देवानंदपुर किसका गांव था? शरद का गांव था, जहां उसके पिता, उसकी दादी और उसकी माँ रहते थे। देवानंदपुर बंगाल का एक साधारण सा गांव था। यह गांव हरा भरा, ताल तलैया, नारियल और केले के वृक्षों से परिपूर्ण था। यहाँ मलेरिया की प्रचुरता भी कम न थी। नवाबी शासन में यह फारसी भाषा की शिक्षा का केंद्र था। 150 वर्ष पहले राय गुणाकर कवि भरत चंद्र राय फारसी भाषा का अध्ययन करने देवानंदपुर गांव आए थे। उन्होंने अपना कैशोर्य काल यहीं बिताया था। इस गांव की गणना प्राचीन सप्तग्रामों में होती थी। उस समय यह गांव समृद्ध भी रहा होगा। भारत चंद्र के समय इस गांव में हरि राम राय और रामचंद्र दत्त मुंशी पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। इन्हीं से उन्होंने फारसी पढ़ी। भारत चंद्र राय ने 2 पद्य देवानंदपुर, हरि राम राय और रामचंद्र दत्त मुंशी पर लिखकर उन्हें अमर कर दिया। तो देवानंदपुर गांव जो था वहाँ शिक्षा दीक्षा का भी विशेष प्रबंध था। जबकि उस समय पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन देवानंदपुर फारसी शिक्षा का मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट है, शरद चंद्र की दादी शरद की कोई भी शिकायत सुनने के बाद क्या कहती थी? तो शरद बचपन से ही बहुत शरारती था। स्कूल जाने के बाद उसकी शरारतें बहुत बढ़ गई थीं। प्रतिदिन स्कूल से पंडित शिकायत लेकर घर आते थे।
एक दिन शरद ने पंडित जी की चिलम में तंबाकू हटाकर ईंटों के छोटे छोटे टुकड़े भर दिए। पंडित जी ने जैसे ही चिलम पीनी शुरू की, उसमें से धुआं नहीं निकला। उन्होंने चिलम को उल्टा तो देखा, उसमें ईंटों के टुकड़े मिले। पंडित जी ने कक्षा के विद्यार्थियों से पूछा तो एक ने शरद का नाम ले दिया। पंडित जी जैसे ही शरद को मारने आए, वह एक लड़के को धक्का देते हुए बाहर भाग गया। पंडित जी की शिकायत पर उसकी माँ ने उसे बहुत मारा। उस पर दादी ने कहा, बहू इसे मत मारो, यह अभी छोटा है, इससे नासमझ है, एक दिन बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वह दिन देखने के लिए वे तो जीवित नहीं होंगी, परंतु देख लेना उनका कहा सच होगा। शरद ने दादी के विश्वास को आगे कर सच ही कर दिखाया। वो वाकई में बहुत बड़े लेखक बने। अगला प्रश्न है, यह बात कौन जानता था कि भोलू को चोट पहुंचाने के बाद शरण कहाँ छिपा होगा। तो एक दिन शरद की जलपान की छुट्टी थी। यह बच्चों उनके स्कूल की बातें बताई जा रही हैं। उसकी निगरानी क्लास में भोलू नाम का लड़का कर रहा था। शरद को बंधन पसंद नहीं था, इसलिए उसने एक युक्ति सोची। वह भोलू के पास एक सवाल का हल पूछने गया। भोलू सवाल निकालने लगा, इतने में ही एक घटना घट गई। भोलू अपने बेंच के पास पड़े चूने के ढेर पर जा गिरा। शरद इतने में वहां से भाग गया। पंडित जी ने सब बच्चों को शरद को ढूंढने के लिए लगा दिया, परंतु वह कहीं नहीं मिला। केवल एक प्राणी ऐसा था जिसे पता था कि इस समय शरद कहाँ मिलेगा। वह थी धीरू। धीरू उसके बारे में सब कुछ जानती थी। धीरू को पता था कि इस समय शरद जमींदार के आम वाले बाग में छुपा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डेहरी आन सोन में शरद की दिनचर्या कैसी थी। तो फिर उसके बाद शरद के पिता को जब नौकरी मिल गई तो वो लोग डेहरी आन सोन में आ गए। शरद का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, इसलिए पिता अपने साथ डेहरी आन सोन उन्हें भी ले आए। वहाँ पर सारा दिन खेल कूद में समय बीतता। वहाँ एक नहर थी जिसके किनारे पक्की खिरनियाँ बटोरता था। फंदा डालकर गिरगिट पकड़ना उसका मुख्य काम था। कभी कभी वह घाट पर जाकर बैठ जाता और कल्पनाओं के आल जाल में डूब जाता। डेरी आनसोन आकर उसका स्वभाव अधिक अंतर्मुखी हो गया था। कथा शिल्पी शरद चंद्र ने इस अल्पकालिक डेरी प्रवास को ग्रहदाह में स्थान देकर उसे अमर कर दिया है। अगला प्रश्न है, शरद चंद्र नयन बागती के पीछे पीछे क्यों चल पड़ा। तो शरद को मछलियां पकड़ने का बहुत शौक था और नयन बागती बसंतपुर अपनी बुआ के पास गाय लेने जा रहा था। बसंतपुर में छीप बनाने के लिए अच्छा बांस मिलता था। कहने पर नयन बागती उसे अपने साथ लेकर नहीं जाता, क्योंकि रास्ते में घना जंगल था और अंधेरा होने पर जंगल में लुटेरे आ जाते हैं। इसलिए शरद चुपचाप नयन बागती के पीछे पीछे चल पड़ा। अगला प्रश्न है, उस समय पुलिस के विषय में लोगों के क्या विचार थे। तो बसंतपुर से लौटते समय अंधेरा हो चला था। अंधेरे में जंगल भी अधिक भयानक हो गया था। ऐसे भयानक जंगल में लुटेरे आदमी को मार कर गाड़ देते थे और पुलिस उधर मुंह भी नहीं करती थी। गांव के आदमी भी लुटेरों की रिपोर्ट करने थाने नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें यह शिक्षा मिली हुई थी कि पुलिस के पास जाना आफत बुलाना है। बाघ के सामने पड़ने से आदमी के दैव संयोग से कभी कभी प्राण बच सकते थे, परंतु पुलिस के पल्ले पड़ने से प्राणों को कोई नहीं बचा सकता था। तो उस समय लोगों के मन में भय व्याप्त था। लोग पुलिस के पास जाना अच्छा नहीं समझते थे। उन्हें लगता था कि पुलिस उनकी रक्षा नहीं करेगी, उल्टा उन्हीं पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल में बंद कर देगी। प्रश्न 25 है, नयन बागती ने लुटेरों का मुकाबला कैसे किया, अपने शब्दों में लिखो। तो नयन बागदी और शरद गाय लेकर बसंतपुर से लौट रहे थे। नयन की जेब में शरद की दादी के दिए हुए 5 रुपए भी थे। वे अभी जंगल से थोड़ी दूर गए थे कि उन्हें किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। शरद डर से कांपने लगा। उसी समय किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। नयन ने उन लोगों से चीख कर कहा कि उसके साथ एक ब्राह्मण का लड़का है, यदि इसे कुछ हो गया तो वह किसी को जीवित ना छोड़ेगा। उधर से कोई जवाब ना पाकर वे आगे बढ़े। जिस व्यक्ति के चीखने की आवाज़ सुनी थी वह उन्हें मृत अवस्था में मिला। वह एक भिखारी था। नयन बागदी को यह देखकर क्रोध आ गया। उसने उन लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन लोगों ने एक वैष्णव भिखारी को मार डाला है, वह इस बात का उनसे बदला लेगा। लुटेरे उन दोनों को डराने लगे। नयन बागदी ने निर्भीकता से कहा कि उसके पास रुपए भी हैं, यदि हिम्मत हो तो आकर ले जाओ। जब कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी तो वे दोनों आगे बढ़ गए। उन्होंने रास्ते में पड़े पाबड़े उठा लिए। नयन बागदी कुछ दूर गया था कि वह वापस लौट आया।
वह कायरों की भांति वहाँ से नहीं जाना चाहता था। वह एक दो लुटेरों को मार कर जाना चाहता था। मारने की बात सुनकर शरद खुशी खुशी उसका साथ देने को तैयार हो गया। वे दोनों चुपचाप पेड़ की ओट में खड़े हो गए। लुटेरों को जब कोई आहट नहीं मिली तो वे बाहर आए और भिखारी के जेबों की तलाशी लेने लगे। एक लुटेरे ने नयन को देख लिया। उसके चिल्लाने पर सभी भाग गए, परंतु चिल्लाने वाला लुटेरा पकड़ा गया। नयन ने उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया। शरद ने उसे भी मारने को कहा, लेकिन शरद डर गया। उसने उस लुटेरे व नयन से छोड़ने के लिए प्रार्थना की। नयन भागती उस लुटेरे को छोड़कर शरद के साथ निर्भीकता से आगे बढ़ गया। उस समय बच्चे और लुटेरे मिल जाते थे गांव में, क्योंकि घने जंगल होते थे। लोग गरीब भी थे, लूटपाट भी कर लेते थे। तो जब उन घने जंगलों से कोई निकलता था तो लुटेरों को पता होता था कि यहाँ इसे बचाने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो लूटपाट का काम भी करते थे। लेकिन शरद का भी एक बार अपने मित्र नयन बागती के साथ जाते हुए लुटेरों के साथ सामना हुआ। नेक्स्ट है, देवनंदपुर लौटने पर शरद की पढ़ाई क्यों छूट गई। अब अपने नाना के घर जब भागलपुर में वो रहता था तो वहाँ पर तो वो पढ़ता लिखता था, लेकिन उनकी भी जब आर्थिक स्थिति अच्छी ना रही तो शरद जो है देवानंदपुर वापस अपने माता पिता के साथ लौट आया। तो भागलपुर में नाना के परिवार में कठोर अनुशासन था, परंतु देवानंदपुर में अनुशासन के नाम पर कुछ भी नहीं था। उसकी पथभ्रष्टता निरंतर बढ़ती रही। शरद को उसके माता पिता ने किसी तरह हुगली ब्रांच की चौथी श्रेणी में दाखिल करवाया। स्कूल घर से 2 कोस दूर था, वहाँ पैदल जाना पड़ता था। स्कूल जाने का रास्ता भी कच्चा था, गर्मी में धूल उड़ती थी और वर्षा में कीचड़ हो जाता था। उसका परिवार इतना गरीब था कि फीस का प्रबंध करना भी मुश्किल था। परिवार का अभाव घर के आभूषण बेच देने और घर को गिरवी रखने से भी नहीं मिट सका था। शरद किसी तरह प्रथम श्रेणी के स्कूल में पहुंच गया था। उस समय तक पिता पर बहुत कर्ज बढ़ गया था, वे फीस का प्रबंध नहीं कर सकते थे। फीस के अभाव में शरद का स्कूल छूट गया। घर में पैसे नहीं थे फीस देने के लिए, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था और फीस न देने के कारण शरद की पढ़ाई जो थी वो बीच में ही रुक गई और उसका स्कूल छूट गया। नेक्स्ट प्रश्न है, शरद को रॉबिन हुड के समान परोपकारी और दुस्साहसी क्यों समझा जाता था। तो शरद का स्कूल छूटने पर उसकी आवारगी बढ़ गई। उसके हाथ में 2 धारी छुरी आ गई थी, जिसे लेकर वह दिन रात घूमता रहता था। लोग उससे भय खाने लगे थे। वह दूसरों के बागों के फल फूल चोरी करके दोस्तों और गरीबों में बांट देता था। दूसरों के तालाब से मछलियां पकड़कर गरीबों में बांट देता था। आसपास के लोग उससे दुखी थे, परंतु वह उसे पकड़कर दंड देने में असमर्थ थे। वह फल और मछलियों के अतिरिक्त किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाता था। बहुत से गरीब लोग उसकी लूट के सामान पर पलते थे। गांव में गरीबों की संख्या अधिक थी। वह गरीबों को उनकी बीमारी से डॉक्टर और दवा का प्रबंध कर देता था। वह उपेक्षित, अनाश्रित और रोगियों की स्वयं भी यथाशक्ति सेवा करता था। इसलिए जहाँ कुछ लोग परेशान थे, वहीं अधिकांश लोग उससे मन ही मन प्यार करते थे। शरद ने कंगाल होते हुए भी अपनी चिंता नहीं की, इसलिए उसे रॉबिन हुड के समान दुस्साहसी और परोपकारी माना जाता था। आपने शीर्षक भी देखा है, आवारा मसीहा। मसीहा किसे कहते हैं? जो दूसरे लोगों को जीवन देता है, दूसरे लोगों का जीवन चलाने में उनकी मदद करता है। और यहाँ वो मसीहा कैसा है? आवारा है। तो शरद के लिए ये विशेषण प्रयोग किया गया है। वह लोगों की मदद करता था, इधर उधर से सामान जहाँ लूटपाट करके ले आता था और उसे गरीबों में बांट देता था। तो कहने को तो वो आवारा था, लेकिन वास्तव में कार्य कैसा था? मसीहा का काम वो करता था, दूसरों को जीवन देने का काम करता था। नेक्स्ट है, शरद को कहानियाँ लिखने के लिए किसने प्रेरित किया। तो शरद ने कहानी गढ़कर सुनाने की प्रतिभा जन्मजात थी। वह 15 वर्ष की आयु में इस कला में पारंगत हो चुका था। इस कारण उसकी ख्याति गांव भर में फैल चुकी थी। इसी कारण स्थानीय जमींदार और गोपाल दंत मुंशी उससे बहुत स्नेह रखते थे। उसका पुत्र अतुल चंद्र शरद की कहानी गढ़ने की कला से बहुत प्रसन्न था। वह उसे छोटे भाई की तरह प्यार करता था। अतुल चंद्र उसे थिएटर दिखाने के लिए अपने साथ कलकत्ता लेकर जाता था। थिएटर दिखाने के बाद वह उस पर कहानी लिखने के लिए कहता। शरद ऐसी बढ़िया कहानी लिखता कि अतुल चकित रह जाता। ऐसे ही अतुल के लिए कहानी लिखते लिखते उसने एक दिन मौलिक कहानी लिखनी आरंभ कर दी। तो इस तरह से शरद जो है वो एक कहानीकार बन गया, एक लेखक बन गया। विलासी कहानी के
मृत्युंजय से शरद का क्या संबंध था। तो शरद के द्वारा कहानी विलासी कहानी लिखी गई। विलासी कहानी का मृत्युंजय शरद का कक्षा तीसरी का सहपाठी था। वह कायस्थ परिवार से संबंधित था। उसका चाचा के अतिरिक्त कोई रिश्तेदार नहीं था। चाचा भी उसके बाग के कारण उसका दुश्मन बन गया था। एक बार मृत्युंजय बीमार पड़ गया। उसकी खोज खबर किसी ने नहीं ली। वह बूढ़े ओझा और उसकी बेटी विलासी ने मृत्युंजय की सेवा की। मृत्युंजय ने ठीक होने पर विलासी को पत्नी बनाकर अपने घर रख लिया, परंतु समाज को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने उसे समाज से बाहर कर दिया। मृत्युंजय विलासी के साथ जंगल में सपेरा बनकर रहने लगा था। जीविका के लिए सांप पकड़ना और जहर उतारना सीखता था। एक दिन मृत्युंजय को जहरीला सांप काट गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के 7 दिन उपरांत विलासी ने भी आत्महत्या कर ली। शरद को मृत्युंजय और विलासी की मृत्यु पर बहुत दुख हुआ। तो विलासी कहानी में जो मृत्युंजय पात्र है वो शरद का मित्र था। उसने अपनी मित्र की कहानी लिखी और अपनी मित्र की मृत्यु पर उसे बहुत ही दुख हुआ। नेक्स्ट है, भुवन मोहिनी ने दोबारा भागलपुर जाने का निर्णय क्यों लिया। शरद के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। दादी की मृत्यु हो गई थी। वे किसी तरह परिवार के मान की रक्षा करती आ रही थी। उनके जाने के बाद सबके सामने एक बहुत बड़ा शून्य आ खड़ा हुआ। कर्ज मिलने की भी एक सीमा थी। उस पर की दरिद्रता और अपमान को सहन करने की शक्ति भुवन मोहिनी में समाप्त हो चुकी थी। भागलपुर में भी माता पिता का देहांत हो चुका था। भाइयों की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उन लोगों को देवानंदपुर में भी रहना असंभव हो गया था। उन्होंने अघोरनाथ काका को चिट्ठी लिखी। अघोरनाथ काका ने उन्हें अपने पास भागलपुर बुला लिया। भागलपुर जाने के पश्चात फिर कभी वे देवानंदपुर वापस नहीं आए। तो देवानंदपुर में पहले वो भागलपुर में अपने परिवार के साथ थी, फिर वहाँ से छोड़ के देवानंदपुर आ गई। जब तक उसकी सास मतलब शरद की दादी जिंदा थी तब तक किसी तरह से घर का काम चलता रहा, लेकिन उसके बाद ना तो शरद के पिता कोई काम करते थे, ना ही शरद कोई काम करता था। तो परिवार पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया और इसी कारण से उसकी माँ को दोबारा फिर भागलपुर जाकर अपने माता पिता के परिवार के साथ रहना पड़ा। इस गांव के ऋण से वह कभी मुक्त नहीं हो सका। लेखक ने ऐसा क्यों कहा। देवानंदपुर में रहते हुए शरद की अपने आसपास के वातावरण को गहराई से जानने की क्षमता बढ़ गई थी। यहाँ वह सारा दिन घोर दारिद्र्य और अभाव में बीता था। माँ और दादी के रक्त और आंसुओं से इस गांव के पथ घाट भीगे हुए थे। इसी यातना की नींव को में उसकी साहित्य साधना का बीजारोपण हुआ। देवानंदपुर रहते हुए हर घटना और स्थिति उसके मस्तिष्क में अंकित हो गई, जो कि आगे जाकर उसके साहित्य सृजन का आधार बनी। यही उसने संघर्ष और कल्पना से प्रथम परिचय प्राप्त किया। शुभदा में वर्णित दरिद्रता के भयानक चित्र देवानंदपुर में रहते हुए उसके परिवार की स्थिति का ही वर्णन है। वह सब उसकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण के कारण हुआ होगा, इसलिए वह कभी गांव के ऋण से मुक्त नहीं हो पाया, कभी अपने गांव देवानंदपुर वो भूल नहीं पाया। अपनी रचनाओं में भी उसने अपने गांव देवानंदपुर का वर्णन बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में किया है। प्रश्न नंबर 32 है, कथा शिल्पी शरदचंद्र ने किस प्रकार के नरक में जाने की इच्छा प्रकट की। तो विलासी और मृत्युंजय शरद के जान पहचान वाले थे। शरद विलासी के सेवा भाव से बहुत प्रभावित था। उन दोनों की मृत्यु के वर्षों बाद कथा शिल्पी शरदचंद्र ने लिखा कि मृत्युंजय की सेवा करते हुए अच्छे घरों की स्त्रियों और पुरुषों ने उसका मजाक उड़ाया था। उन लोगों को अच्छे घरों से संबंधित होने के कारण अवश्य ही अक्षय स्वर्ग और सती लोग मिलना होगा। शरदचंद्र कहते हैं, सपेरे की लड़की की विलासी ने अपनी सेवा से एक रोगी जो मरने की स्थिति में था उसको ठीक करके जीत लिया। उसका गौरव उस समय किसी ने नहीं देखा। उस लड़की का अपनी सेवा और प्यार से किसी का दिल जीत लेना मामूली बात नहीं थी। शास्त्रों के अनुसार वह निश्चय ही नर्क में गई होगी, क्योंकि वह बिना शादी किए एक पुरुष की सेवा में रहने लगी थी। शरदचंद्र कहते हैं कि जब उनके जाने का समय आया और विलासी जैसे किसी व्यक्ति के साथ नर्क में जाने का प्रस्ताव मिला तो वह नर्क में जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उनके कहने का भाव था कि यदि सेवा भाव और अत्यंत प्यार करने वाली स्त्री जिस नर्क में गई होगी उस नर्क में जाने पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। तो इस तरह से आप शरदचंद्र के विचार देख रहे हैं कि वो बहुत ऊंचे परिवार में, बहुत धन दौलत में यकीन नहीं करते थे।
उनका उनकी जो सेवा थी वो मानवता की सेवा थी। वो प्यार, सच्चे प्यार को ही सबसे बड़ी पूंजी मानते थे। धन दौलत को उन्होंने कभी भी महत्व नहीं दिया। वो लोक सेवा और दूसरों से प्यार करना, यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानते थे। तो इस तरह से बच्चों, मैंने इस पाठ पर आधारित 30 से अधिक प्रश्न आपको यहाँ पर समझाए हैं। आशा है कहानी के सभी पात्र, सभी घटनाएं और शरद चंद्र का सारा जीवन आपके समक्ष पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।